सुप्रभात प्यारे बच्चों। मैं हिंदी की अध्यापिका मंजू शर्मा आज आपको पाठ 6 बूढ़ी काकी पाठ का अध्ययन कराऊंगी, जिसके लेखक प्रेमचंद जी हैं। प्रेमचंद जी ने प्रस्तुत पाठ में क्या समझाया है, क्या बताया है, आपको मैं आज समझाऊंगी। देखिए, प्रेमचंद जी ने कहा है कि जिससे सामाजिक व्यक्ति क्या है, एक सामाजिक प्राणी है, जिससे हमें नहीं डरना चाहिए, हम उससे डरते हैं। अर्थात व्यक्ति ही व्यक्ति से डरता है। और वो किससे डरना चाहिए? हमें कर्म फल से डरना चाहिए। कर्म फल से डरना चाहिए, ईश्वर से डरना चाहिए, और बेईमानी से डरना चाहिए, चोरी से डरना चाहिए, डकैती से डरना चाहिए, इत्यादि कार्यों से डरना चाहिए। व्यक्ति को क्या है, स्वार्थी नहीं बनना चाहिए। स्वार्थी होकर के हमें कोई भी कार्य नहीं करना चाहिए। तो इसमें बताया है, व्यक्ति जो है अज्ञानियों और मूर्खों की तरह कार्य करता है। तो ऐसे ही बूढ़ी काकी के बारे में बताया। बूढ़ी काकी बुढ़ापे में कहते हैं कि बचपन का पुनः आगमन होता है, यानी कि बच्चे और बूढ़े जो होते हैं वो एक समान होते हैं। तो ऐसे ही प्रस्तुत पाठ में लेखक ने कहा है कि बूढ़ी काकी जो है वो बस उन्हें क्या चाहिए, स्वादिष्ट व्यंजन, यानी कि स्वाद के लिए चाहिए, कोई भी अच्छे अच्छे व्यंजन चाहिए उनको। तो बूढ़ी काकी का कोई असहाय है, उनका कोई नहीं है। उनके पति की मृत्यु काफी टाइम पहले हो जाती है। बस एकमात्र उनका एक भतीजा है, बुद्धिराम, जिसका नाम क्या है, बुद्धिराम। तो बुद्धिराम जो है वो स्वभाव से सरल है और सीधा है, किंतु उसकी पत्नी कैसी है, चंचल स्वभाव वाली। चंचल स्वभाव वाली है और वो चंचलता से ही कार्य करते हैं। बुद्धिराम की छोटी बेटी को बूढ़ी काकी से अत्यधिक लगाव है। तो जब वो स्वार्थ के कारण बुद्धिराम बूढ़ी काकी की सारी जायदाद अपने नाम करा लेता है और उसको बासी कासी, यानी कि जूठा भोजन को खाती है। उसका ये है कि अच्छी अच्छी चीजें उनको चाहिए, अगर जो नहीं मिलती तो फिर वो रोने लगती थी कि मुझे ये चीज नहीं मिली, जैसे कि बच्चे रोते हैं। तो जो उनकी बेटी है बुद्धिराम की, वो उनके लिए अपने हिस्से की चीज बचा करके बूढ़ी काकी को देती है। प्रस्तुत पाठ में उन्होंने कहा है कि बूढ़ी काकी को स्वादिष्ट व्यंजन और भोजन चाहिए। उसके कारण अगर जो उन्हें नहीं मिलता था तो वो रोने लगती थी कि मुझे ये चीज क्यों नहीं मिली। तो ऐसे ही अपने हिस्से की सारी चीज उठा करके उनकी छोटी बेटी बूढ़ी काकी को दे देती है और वो फिर खुश हो जाती है। तो ऐसे ही उन्होंने बताया, प्रस्तुत पाठ में एक बार उनको कोई चीज नहीं मिलती, उनके बेटे का लगन आता है, शादी होने वाली होती है, लगन आता है, और उस लगन में उनको कोई भी चीज खाने के लिए नहीं मिलती। तो वो रात्रि में, आधी रात में उठ करके झूठी पत्थर पड़ी हुई होती हैं, वहां पर वो आ जाती है। जब आ जाती है बच्चों, तो वो झूठा खाने लगती है। फिर बुद्धिराम की पत्नी की आंखें खुल जाती हैं उसी दौरान। जब आंखें खुल जाती हैं तो वो बूढ़ी काकी को देखती है कि ये झूठे टुकड़े, एक ब्राह्मणी होकर के झूठे टुकड़े खा रही है। तो उसको अपने किए हुए पर अत्यधिक पश्चाताप होता है और वो उस पश्चाताप करने के बाद बूढ़ी काकी से माफी मांगती है और उसके लिए थाली में सजाकर भोजन लाती है। तब बूढ़ी काकी भोजन को ग्रहण करती है। तो आइए बच्चों, हम पढ़ेंगे कि आज इस पाठ में, प्रस्तुत पाठ में
क्या दिया हुआ है। तो आइए अब हम अध्ययन करेंगे। देखिए, बुढ़ापा बहुधा बचपन का पुनर्आगमन हुआ करता है। बच्चों, इसमें बताया है जैसे कि कुछ लोग कहते हैं कि बूढ़े और बच्चे एक जैसे हो जाते हैं। बुढ़ापा जो होता है वो बचपन के समान हो जाता है। बूढ़ी काकी में जी हाँ स्वाद के सिवाय और कोई चेष्टा शेष न थी। बूढ़ी काकी जो थी उनमें जी हाँ यानी कि जीभ जो होती है और जीभ के स्वाद के सिवाय कोई चेष्टा बाकी नहीं थी। समस्त इंद्रियां, नेत्र, हाथ और पैर जवाब दे चुके थे। उनके जो हाथ थे, नेत्र थे, पैर थे, जवाब दे चुके थे। जवाब यानी कि वो चल फिर नहीं सकती थी और कोई ऐसा कार्य नहीं कर सकती थी। पृथ्वी पर पड़ी रहती और घरवाले कोई बात उनकी इच्छा के प्रतिकूल करते, भोजन का समय टल जाता या बाजार से कोई वस्तु आती और न मिलती तो रोने लगती। जो बूढ़ी काकी थी, अगर जो उन्हें कोई भोजन का समय टल जाता यानी कि भोजन का समय जो है वो ज़्यादा हो जाता था या कम हो जाता था तो वो रोने लगती थी। उनका रोना सिसकना साधारण रोना न था, वे गला फाड़ फाड़ कर रोती थी। वो जैसे बच्चे रोते हैं गला फाड़ फाड़ करके बहुत तेज आवाज में, वैसे ही वो बूढ़ी काकी रोती थी। उनको कोई चीज नहीं मिलती थी तो खाने की। देखिए, उनके पतिदेव को स्वर्ग सिधारे कालांतर हो चुका था। उनके पतिदेव जो थे जो स्वर्ग सिधार गए थे, बहुत समय बीत गया था। कालांतर यानी कि बहुत टाइम बीत गया था, काफी समय हो चुका था। बेटे तरुण होकर चल बसे थे और बेटे भी उनके बेटे का नाम क्या था? तरुण। तो वो भी होकर चल बसे थे यानी कि वो भी एक्सपायर हो गए थे, वो भी मृत्यु को प्राप्त हो गए थे। अब एक भतीजे के सिवाय कोई न था। उनके एक भतीजे के सिवाय कोई दूसरा नहीं था। उसी भतीजे के नाम उन्होंने अपनी सारी संपत्ति लिख दी थी। उसी भतीजे के नाम उन्होंने क्या लिखी थी? सारी संपत्ति लिख दी थी। उस संपत्ति की वार्षिक आय 150 रुपए से कम न थी। उस संपत्ति की आय क्या थी? 150 रुपए से कम न थी, क्योंकि उस समय में बच्चों 150 रुपए भी बहुत ज्यादा होते थे। आय 150 रुपए उस समय के 1.5 लाख के बराबर होते थे। 150 रुपए बहुत ज्यादा आय थी उस समय की। तथापि बूढ़ी काकी को पेट भर भोजन भी कठिनाई से मिलता था और बूढ़ी काकी को पेट भर भोजन भी कठिनाई से मिलता था। भतीजा बुद्धिराम स्वभाव से सज्जन था। बुद्धिराम उनका भतीजा जो था सज्जन था, किंतु उसकी पत्नी रूपा स्वभाव से तेज थी। उसकी जो पत्नी थी उसका स्वभाव जो था बहुत तेज था, परंतु ईश्वर से डरती थी। ईश्वर से वो भी डरती थी। बूढ़ी काकी को उसकी तीव्रता उतनी न खलती थी जितनी बुद्धिराम की भल मन साहत। जो रूपा की जो चंचलता उसको इतनी नहीं खलती थी जितनी की बुद्धिराम की, क्योंकि वो ये सोचती थी कि मेरा भतीजा होकर के भी ये मुझसे ऐसा व्यवहार करता था। इस वजह से उसकी बुद्धिराम की तीव्रता उसे बुद्धिराम जो है उसे सुहाता नहीं था। बुद्धिराम को कभी कभी अपने अत्याचार का खेद होता था। बुद्धिराम को कभी कभी जो अत्याचार बूढ़ी काकी पर करते थे उसका खेद होता था। खेद यानी कि दुख होता था। संपूर्ण परिवार में यदि काकी से किसी को अनुराग था तो वह बुद्धिराम की छोटी लड़की थी। काकी को किसी से काकी से जो लगाव रखती थी वो बुद्धिराम की छोटी बेटी थी। लाडली अपने छोटे भाई दोनों भाइयों के भैंसे अपने हिस्से की मिठाई, चने, चबेना आदि काकी के पास बैठकर खाया करती थी। वो जो थी जो अपने हिस्से का सामान होता था, जैसे परिवार में सामान आता है खाने पीने का, तो वो अपने हिस्से का सामान बूढ़ी काकी के पास में बैठकर खाया करती थी। यही उसकी रक्षागार था। यद्यपि काकी की शरण में उनकी लोलुपता के कारण बहुत महंगी पड़ती थी। जैसे उनकी काकी की शरण उसे कभी कभी बहुत ज्यादा महंगी भी पड़ती थी, तथापि भाइयों के अन्याय से कहीं सुलभ थी। जो भाइयों का अन्याय था उससे कहीं ठीक थी। भाई उसको मारते थे, पीटते थे, तो उसके अन्याय से ठीक थी। इसी स्वार्थ अनुकूलता ने उन दोनों में सहानुभूति का आरोपण कर दिया था। इसी स्वार्थ अनुकूलता ने
स्वार्थ अनुकूलता ने उन दोनों में सहानुभूति का आरोपण आपस में काकी और लाडली जो उनकी बुद्धिराम की बेटी थी वो आपस में सहानुभूति रखते थे, एक दूसरे के प्रति हमदर्दी का भाव रखते थे। रात का समय था, बुद्धिराम के दरवाजे पर शहनाई बज रही थी। रात का समय था, बुद्धिराम के दरवाजे पर शहनाई बज रही थी और गांव के बच्चों का झुंड विस्मयपूर्ण नेत्रों से गाने का रसवादन कर रहा था। जो गांव के बच्चे थे झुंड बना करके जैसे इकट्ठे हो करके उसका विस्मयपूर्ण यानी कि हंसते गाते वो उसका रसवादन कर रहे थे, आनंद उठा रहे थे। चारपाइयों पर मेहमान विश्राम करते हुए नाइयों से मुक्कियां लगवा रहे थे। आज बुद्धिराम के बड़े लड़के मुखराम का तिलक आया है और आज बुद्धिराम के बड़े लड़के मुखराम का जो तिलक आया था उसी का उत्सव है, उसी का उत्सव मनाया जा रहा था। जो बच्चे खेल रहे थे वहां पर, घर के भीतर स्त्रियां गाना गा रही थी और रूपा मेहमानों के लिए भोजन के प्रबंध में व्यस्त थी। जो रूपा थी वो भोजन के प्रबंध में, मेहमानों जो आने वाले थे उनके यहाँ पर उसके प्रबंध में व्यस्त थी। भट्टियों पर कढ़ा रखे थे, जो भट्टियां थी उन पर कढ़ा जो थे रखे थे। एक में पूड़ियां कचौड़ियां निकल रही थी, दूसरे में अन्य पकवान बनते थे। एक में पूड़ियां कचौड़ियां बन रही थी और एक में अन्य पकवान। जब उत्सव मनाया जाता है, मेहमान आते हैं तो पूड़ी पकवान तो बनाए जाते हैं, तो उसमें दूसरी में कचौड़ियां निकल रही थी और एक दूसरे में पकवान बनाए जा रहे थे। एक बड़े हंडे में मसालेदार तरकारी पक रही थी। एक बड़े हंडे में मसालेदार जो तरकारी जो थी वो पक रही थी। घी और मसाले की क्षुधावर्धक सुगंध चारों ओर फैली हुई थी। घी और मसाले की जैसे मसाले की खुशबू आती है उसके लिए कह रहे हैं, बहुत अच्छी सी सुगंध चारों ओर जो फैल रही थी। बूढ़ी काकी अपनी कोठरी में शोक में विचार की भांति बैठी हुई थी। बूढ़ी काकी अपने कोठरी में, अपने कमरे में शोक में विचार में बैठी थी। यह स्वाद मिश्रित गंध उन्हें बेचैन कर रही थी। यह स्वाद मिश्रित गंध उन्हें क्या कर रही थी? बेचैन कर रही थी। वे मन ही मन विचार कर रही थी, संभवतः मुझे पूरियां न मिलेंगी। इतनी देर हो गई, कोई भोजन लेकर नहीं आया। मालूम होता है कि ये सब लोग भोजन कर चुके हैं। उनको ऐसा लग रहा था कि ये सब सबने भोजन कर लिया, लेकिन मुझे भोजन नहीं मिला, मेरे लिए कुछ न बचा। यह सोचकर उन्हें रोना आया, परंतु अपशकुन के भय से वह रो न सकी। उन्हें अपशकुन था, इस वजह से वो रो नहीं सकी। ठीक है। आहा कैसी सुगंध है। अब मुझे कौन पूछता है, जब रोटियों की ही लाले हैं तो तब ऐसे भाग्य कहाँ कि भरपेट पूड़ियां मिले। जब वो कह रही हैं कि मुझे रोटी ही नहीं देते, खाने को भी भरपेट भोजन नहीं देते और बासी बच्चा कुचा भोजन देते हैं, तो मुझे पूड़ियां कौन पूछेगा। वो अपने मन में कल्पना कर रही हैं। यह सोचकर उन्हें रोना आया, कलेजे में एक खूक सी उठने लगी। यह सुनकर उनको कलेजे में एक खूक सी उठ रही है और वो जो है उनको रोना आ रहा है। बूढ़ी काकी देर तक इन्हीं विचारों में डूबी रही। बूढ़ी काकी जो थी वो देर तक इन्हीं विचारों में उसको विचारों का आदान प्रदान आता रहा। मुंह में पानी भर आता था। पूड़ियों का स्वाद याद करके हृदय में गुदगुदी होने लगती थी, क्योंकि उन्हें खाने की ज्यादा रहती थी ना, तो इसीलिए उस स्वाद को वो याद करके हृदय में उनकी गुदगुदी हो रही थी कि ऐसी सुगंध होगी, ऐसी सुगंध होगी। जिसे पुकारूं आज लाली बेटी भी नहीं आई, क्योंकि बुद्धिराम की छोटी बेटी भी उस दिन नहीं आई थी। दोनों छोकरे सदा दिक किया करते हैं, आज उनका भी कहीं पता नहीं है। दोनों छोकरे जो उनको परेशान करते, दिक का मतलब होता है परेशान करते थे, तो वो आज भी उनका भी नहीं पता लग रहा था, क्योंकि उनके घर में मेहमान आए थे। कुछ मालूम तो होता कि क्या बन रहा है, कुछ मालूम तो होता कि क्या बन रहा है, कुछ पता ही नहीं चल रहा। बूढ़ी काकी की कल्पना में पूड़ियों की तस्वीरें नाचने लगी। बूढ़ी काकी जो थी वो पूड़ियों को देख देख कर उनकी तस्वीर उनके सामने नाचने लगी। खूब लाल लाल फूली फूली नरम नरम होंगी वो, आप जो मन ही मन
सोच रही हैं कि लाल लाल होंगी, फूली फूली होंगी, नरम नरम होंगी। रूपा ने भली भांति भोजन किया होगा, रूपा ने भली भांति भोजन कर लिया होगा और मेरे लिए भोजन नहीं आया। कचौड़ियों में अजवाइन और इलायची की महक आ रही होगी, कचौड़ियों में अजवाइन और इलायची की महक जो है आ रही होगी। एक पूरी मिलती तो जरा हाथ में लेकर देखती, एक पूरी मुझे मिल जाती तो मैं हाथ में लेकर देखती कि पूड़ियाँ कैसी बनी हैं। क्यों न चलकर कढ़ा के सामने बैठूं, पूड़ियाँ छन छन कर तैयार होंगी, कढ़ा से गरम गरम निकाल कर थाल में रख जाती होंगी। फूल हम घर में भी सूंघ सकते हैं, परंतु वाटिका की बात तो कुछ और होती है। और बूढ़ी काकी अब कह रही हैं कि जो वाटिका की बात कुछ और होती है, जैसे फूलों का बगीचा होता, हम फूलों के बगीचे में जाते हैं तो वहां पर फूल हमें ज्यादा अच्छे लगते हैं। तो ऐसे ही बूढ़ी काकी कल्पना कर रही है कि जब सीख रही हैं बहुत सारी मैं पूड़ियाँ देखूंगी तो उनकी बात कुछ और ही होगी। अब देखिए उनका जो बूढ़ी काकी हैं इस प्रकार निर्णय कर बूढ़ी काकी उकड़ू बैठकर हाथों के बल सरकती हुई बड़ी कढ़ाई से चौखट से उतरी और धीरे धीरे रेंगती हुई कढ़ा के पास आ बैठी। जो उकड़ू यानी कि हाथों के बल, क्योंकि उनसे चला नहीं जाता था ना, तो वो रेंगती हुई जो है कढ़ा के पास आ बैठी। यहाँ आने पर उन्हें उतना ही धैर्य हुआ जितना भूखे कुत्ते को खाने वालों के सम्मुख बैठने से होता है। उनको इतना ही धैर्य हुआ जैसे कि एक कुत्ता होता है और व्यक्ति खाना खाता है तो वो धैर्य रखता है कि मुझे टुकड़ा मिलेगा, तो उसी प्रकार से बूढ़ी काकी को भी उस कढ़ा के सामने बैठ करके धैर्य उत्पन्न हो रहा था। रूपा उस समय कार्यभार से उद्विग्न हो रही थी। कभी इस कोठे में जाती, कभी उस कोठे में, कभी कढ़ा के पास आती, कभी भंडार में जाती। किसी ने बाहर से आकर कहा, महाराज ठंडाई मांग रहे हैं, ठंडाई देने लगी। इतने में फिर किसी ने आकर कहा, भाट आया है, उसे कुछ दे दो। भाट के लिए सीधा निकाल रही थी कि तीसरे आदमी ने आकर पूछा, अभी भोजन तैयार होने में कितना विलंब है। जैसे कि कोई अपनी वो इतनी बिजी थी कि वो किसी एक कार्य खत्म होता था तो दूसरे कार्य में भी संलग्न हो जाती थी। ठीक है, आगे देखिए, अभी भोजन तैयार होने में कितना विलंब है, जरा ढोल मंजीरा उतार दो। बेचारी अकेली स्त्री दौड़ते दौड़ते व्याकुल हो रही थी। उसको इतना कार्य था कि उसको कुछ भी ऐसा नहीं हो रहा था कि वो परेशान हो रही थी, झिंझलाती थी, कुड़ती थी, परंतु क्रोध प्रकट करने का अवसर न पाती थी। कुड़ती भी थी और उसको क्रोध भी आ रहा था, लेकिन वो किसी के ऊपर क्रोध नहीं निकाल रही थी, इस वजह से क्योंकि अगर जो वो क्रोध करती तो पड़ोसी उसको अपने पड़ोसियों का भय था, भय होता कहीं पड़ोसी यह न कहने लगे कि इतने में ही उबल पड़ी। प्यास से स्वयं का कंठ सूख रहा था, कंठ यानी कि गला सूख रहा था, प्यास से जो है गला सूख रहा था। गर्मी के मारे फूकी जाती थी, गर्मी बहुत ज्यादा उनको लग रही थी, गला भी सूखा जा रहा था, परंतु इतना अवकाश न था कि जरा पानी पी ले अथवा पंखा लेकर झले, क्योंकि वो इतना टाइम नहीं था, टाइम का अभाव इतना था कि वो इतना भी नहीं था कि पंखा लेकर के वो झल ले। यह भी खटका था कि जरा आंख हटी और चीजों की लूट मची। उनको ये भी था कि जरा से आंख मेरी बच जाए तो कोई मेरा सामान न ले जाए। इस अवस्था में जब उसने काकी को कढ़ा के पास बैठे देखा तो जल गई। उन्होंने जब काकी को कढ़ा के पास बैठे देखा तो जल गई। क्रोध न रुक सका। इसका भी ध्यान न रहा कि पड़ोसने बैठी हुई हैं, मन में क्या कहेंगी, उनको किसी का ख्याल नहीं आया और उन्होंने काकी को बहुत कुछ कह दिया। लोग सुनेंगे तो क्या कहेंगे। जिस प्रकार मेंढक केचुए पर झपटता है, जिस प्रकार मेंढक होता है और वो केचुआ खा जाता है, उसी प्रकार से निगल जाता है और झपटता है, उसी प्रकार से वो काकी पर झपट पड़ी। उसी प्रकार वह बूढ़ी पर झपटी और उन्हें दोनों हाथों से झटक कर बोली, ऐसे पेट में आग लगे, पेट है या भाड़। मतलब काकी को कह रही है वे, उन्होंने किसी की लिहाज भी नहीं करी
और वो काकी को भला बुरा कह रही हैं। कोठरी में बैठते हुए क्या दम घुटता था? वो कह रही हैं कोठरी जो है आपकी, उसमें बैठते हुए क्या दम घुटता था? वहां पर नहीं बैठा गया। वो किसी की भी लिहाज नहीं कर रही हैं। अभी मेहमानों ने नहीं खाया, भगवान को भी भोजन नहीं लगा, तब तक धैर्य न हो सका। अब वो कह रही हैं कि भगवान को भी भोजन नहीं दिया गया और न ही मेहमानों ने खाया और भगवान का भी भोग नहीं लगा। आकर छाती पर सवार हो गई। जैसे हम कभी कभी साधारण भाषा में कहते हैं कि मतलब आ गए तुम, डट गए छाती पर, तो ऐसी वो कह रही हैं कि छाती पर आकर सवार हो गई। आगे देखिए, जल जाए ऐसी जीत, दिन भर खाई जाती हो, हांडी में मुंह डालती हो, गांव देखेगा तो क्या कहेगा कि गुड़िया को खाना नहीं दिया जाता है ना। तो सब जो देखेंगे वो ये कहेंगे कि बुढ़िया को खाना नहीं दिया जाता, इस वजह से ये ऐसे घूमती रहती हैं, ऐसे मांगती है। डायन न मरे न माचा छोड़े, नाम बेचारे पर लगी नाक कटवा कर लगी है। वो कहती हैं कि हमारा जो है नाक कटवाएगी, ये मोहल्ले में भी और पड़ोसियों में भी। ठीक है, इतना ठूंसती है। देखो मिस प्रिंट हो गया बच्चों, ये खुद देख लेना। ठीक है, अब देखिए आगे। बूढ़ी काकी ने सिर उठाया, न रोई न बोली, चुपचाप रेंगती हुई अपनी कोठरी में चली गई। बूढ़ी काकी ना तो रोई और न ही कुछ उठाया, न ही वो कुछ उन्होंने कहा, और उन्होंने बहुत ज्यादा समझदारी से काम लिया और उन्होंने कोई भी ऐसा कार्य नहीं किया जो रूपा को अच्छा न लगे। आवाज ऐसी थी कि हृदय और मस्तिष्क की संपूर्ण शक्तियां, संपूर्ण विचार और संपूर्ण भार उसी की ओर आकर्षित हो गई। रूपा इतनी चिल्लाई कि मतलब इतना उसने संपूर्ण भार, जैसे कि वो इतनी चीखी कि सारा माहौल उसने गुंजायमान हो गया। नदी में जब कगार पर कोई वृहद खंड, जैसे नदी होती है उसमें वृहद खंड, कोई टुकड़ा, वृहद खंड यानी कि कोई टुकड़ा डाल दिया जाता है और वह कटकर गिरता है, तो आसपास का जल समूह चारों ओर इसी स्थान को पूरा करने के लिए दौड़ता है। आपने देखा होगा बच्चों, जैसे कि नदी में कोई टुकड़ा या पत्थर या कोई चीज भी फेंक दी जाती है, तो आस पास का जो जल समूह है वो उसको एकदम एकत्रित होने के लिए, यानी कि उसमें लहरें सी आती हैं। उसी प्रकार से भोजन तैयार हो गया है, आंगन में पत्तलें पड़ गईं, मेहमान खाने लगे, स्त्रियों ने जेवन नार गीत गाया आरंभ कर दिया। मेहमानों के नाई और सेवक गण भी उसी मंडली के साथ, किंतु कुछ हटकर भोजन करने के लिए बैठे। जैसे कि मेहमान आए हुए थे तो वो मेहमान भी बैठ गए और भी बैठ गए, और कुछ मंडली जो है हटकर बैठ गई, क्योंकि जैसे नाई थे वो, परंतु सभ्यता अनुसार जब तक सबके न खा चुके, तो वहां पर पहले टाइम में बच्चों ऐसा होता था, जैसे कि जब नीचे पत्तलों पर खाना परोसा जाता था तो तब तक सारे लोग खा ना ले, तब तक कोई भी उठता नहीं था। ऐसा था पहले टाइम में। दो एक मेहमान जो कुछ पढ़े लिखे थे सेवकों के दीर्घहार पर झुंझला रहे थे। जो कुछ पढ़े लिखे थे तो वो सेवकों के दीर्घहार पर झुंझला रहे थे। वे इस बंधन को व्यर्थ और बेसिर पैर की बातें समझते थे। वे इस बंधन को क्या समझ रहे थे? ये बेकार की बातें हैं, इनसे कोई फायदा नहीं है। वे सब बेसिर पैर की बातें समझ रहे थे। बूढ़ी काकी अपनी कोठरी में बैठी पश्चाताप कर रही थी। जो बूढ़ी काकी थी वो बैठी हुई अपने आने के लिए, जैसे वो आई थी कढ़ा के पास, तो वो उसका पश्चाताप कर रही थी। कहाँ से कहाँ गई, कि मैं क्यों गई। उन्हें रूपा पर क्रोध नहीं था, अपनी जल्दबाजी पर दुख था। उन्हें किसी से कोई शिकायत नहीं थी और रूपा पर भी कोई क्रोध नहीं था, किंतु उन्हें अपनी जल्दबाजी पर दुख था। सच ही तो है, जब कोई बुलाने न आएगा तब तक न जाऊंगी। तो अब वो सोच रही हैं कि मुझे जब तक कोई बुलाने के लिए नहीं आएगा तब तक मैं नहीं जाऊंगी। आगे देखिए बच्चों, मन ही मन इस प्रकार का विचार कर वह बुलाने की प्रतीक्षा करने लगी, परंतु घी की रुचिकर सुबास बड़ी धैर्य परीक्षक प्रतीत हो रही थी। उन्हें एक एक पल एक युग के समान
मालूम होता था। मतलब उन्हें खाने की इतनी इच्छा हो रही थी कि वो उन्हें एक एक पल एक एक युग के समान लग रहा था। उनसे जो है शांति नहीं, धैर्य नहीं रखा जा रहा था। अब पत्तल बिछ गई होंगी, वो अब कल्पना कर रही हैं बूढ़ी काकी कि अब पत्तल बिछ गई होंगी, अब मेहमान आ गए होंगे, लोग हाथ पैर धो रहे हैं, नाई पानी दे रहा होगा, मालूम होता है लोग खाने बैठ गए, जेवनार गाया जा रहा है, क्या इतनी देर तक लोग भोजन कर ही रहे होंगे। वो कह रही हैं अब क्या इतनी देर तक ही भोजन कर रहे होंगे लोग, किसी की आवाज सुनाई नहीं देती, अवश्य ही लोग खा पी कर चले गए होंगे, मुझे कोई बुलाने नहीं आया। वो कह रही हैं मुझे कोई बुलाने ही नहीं आया। रूपा चिढ़ गई, क्या न जाने बुलाए, सोचती होगी कि आप आवेगी, कोई मेहमान तो नहीं जो उन्हें बुलाऊं। अब वो कह रही है कि रूपा सोच रही होगी कि कोई मेहमान थोड़ी है जो मैं बुलाऊंगी, तो वो तरह तरह के अपने किए हुए जाने पर पश्चाताप कर रही क्योंकि काकी बिना बुलाई चली गई थी। आगे देखिए, बूढ़ी काकी चलने को तैयार हुई, यह विश्वास 1 मिनट में पूड़ियाँ और मसालेदार तरकारियां सामने आएंगी उनकी स्वाद इंद्रियों को गुदगुदाने लगा। मतलब मन ही मन देखो, बूढ़े क्या बड़े क्या, जब कोई उत्सव होता है घर में तो सभी को इंतजार रहता है उस दिन का, तो ऐसे ही बूढ़ी काकी का मन जो है विचलित हो रहा था। उन्होंने मन में तरह तरह के मंसूबे बांधे, पहले तरकारी में पूड़ी खाऊंगी, वो सोच रही हैं कि पहले तो मैं तरकारी में पूड़ी खाऊंगी, फिर दही और शक्कर से कचौरी और रायते के साथ मजेदार मालूम होंगी, फिर मैं रायते के साथ खाऊंगी, शक्कर के साथ खाऊंगी, चाहे कोई बुरा माने या भला। वो कह रही है कि चाहे कोई बुरा माने या भला माने, मैं तो मांग मांग कर खाऊंगी, मैं तो मांग मांग कर खाऊंगी। ये मतलब कल्पना वो मन ही मन कर रही हैं। यही न लोग कहेंगे कि इन्हें विचार नहीं, कहाँ कहे, इतने दिन बाद पूड़ियाँ मिल रही हैं तो मुंह जूठा करके ही थोड़े उठ जाऊंगी। तो वो कह रही है कि मुझे इतनी दिनों बाद जो है पूड़ियाँ मिल रही हैं तो मैं वैसी व्यर्थ थोड़ा ही उठ जाऊंगी, मैं भी कुछ ना कुछ खाऊंगी। बच्चों, मैं आगे का कार्य अगले भाग में कराऊंगी। आज के लिए इतना ही।